वेल, तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट फार्मूले हैं, लेकिन वो सारे फार्मूले कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने पढ़ा एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स की डेफिनेशन उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो पहले मैं इसमें आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा, फिर वो स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बड़े आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन स्पीसीज in gram divided by mass of 1 mole. This is important. 1 mole of same species. Right? तो इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ द गिवन स्पीसीज इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सेम स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वैल्यू है मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीसीज, ये हमारे लिए नोन होती है, यानी इसकी वैल्यू हमें पता होती है। कहां से पता होगी? ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से इसको निकाल सकते हैं। देखिए स्पीसीज, अब अगर हम लोग स्पीसीज यहां पर चेंज करते हैं, स्पीसीज अगर हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं? मॉलिक्यूल, राइट? तो अब ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलर मास, राइट? ये तो यही रहेगा। तो अब अगर हमारी स्पीसीज, यानी ये जनरल फार्मूला हो गया बच्चों, और इस फार्मूले में अब हम लोग डिफरेंट चेंजेस करके उसको बना लेंगे मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए, आयन के लिए, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चाहो आप बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, स्पीसीज चेंज करते जाइए यहाँ पे, ठीक है? तो स्पीसीज हमारे पास क्या हो सकती है? मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है। अगर आपने स्पीसीज एटम ले लिया तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम दैट इज टर्म्ड एज ए ग्राम एटॉमिक मास, एक टेक्निकल टर्म है इसके लिए। नहीं भी अगर टर्म हो तब भी आपका आंसर सही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मॉलिक्यूल और एटम के लिए हम लोगों के पास एक टर्म है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। इस स्पीसीज आयन हो सकती है, तो 1 मोल का जो मास होगा वो मोलर आयनिक मास हम लोग कह देंगे उसको। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी आप ले सकते हैं। हालांकि जब स्पीसीज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से होगी तब हम लोग इसको ना तो मॉलिकुलर मास कहेंगे, ना ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ना और कोई मास कहेंगे। तो फिर हमारा यही फार्मूला चलेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये देखा बहुत सारे लोग या बहुत सारे लिटरेचर में इसको जो है इलेक्ट्रॉन के लिए मोलर मास टर्म यूज कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपके पास जनरल फार्मूला है ही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए सीधा सीधा, ठीक है? तो ये पहला फार्मूला। और इस फार्मूले के लिए और क्या हमें ध्यान रखना है? इस फार्मूले को यूज करते समय आप इस फार्मूले को कोई भी मैटर दिया हुआ हो, चाहे वो सॉलिड फेज में दिया गया हो, चाहे वो लिक्विड में हो या गैस में हो, सबके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो कोई स्पीसीज तो भी आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ये मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं? ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आगे हो सकता है कोई फार्मूला आपको मैं दूं और उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दूं कि नहीं, इसको आप इसी फेज ऑफ मैटर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों पहला फार्मूला। फिर देखिए दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ moles is equal to n by na, ठीक है? इस फॉर्मूले में भी आप स्पीसीज कुछ भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटसएवर द यूनिट गिवन यू कैन टेक, एंड हियर नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट? तो ये फार्मूला भी आप जो है सॉलिड
लिक्विड एंड गैस, तीनों पे लगा सकते हैं। यानी अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं या कोई मैटर सॉलिड फेज में है, उसके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उसके एटम्स दिए गए हैं, तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP or at NTP divided by 22.4 लीटर्स पर मोल। ये तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। इसको जरा ध्यान से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स पर मोल, राइट। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या वैल्यू होती है इस पे टेम्परेचर की? टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 bar. And what is NTP? NTP is basically temperature 273.15 Kelvin and pressure is 1 atm. और 1 atm और 1 बार में क्या रिलेशन होता है? 1 atm और बार में, तो 1 atm is 1.01325 bar. So you can take approximately 1 bar, right? So चाहे वो वैल्यू STP पे दी गई हो या NTP पर दी गई हो, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर हमें एक नोट पुट करना पड़ेगा। नोट ये है बच्चों कि ये फार्मूला या इक्वेशन 3 इज applicable only for ideal gas, ideally, और ideally behaved gas, ठीक है। यानी ये फार्मूला आप सॉलिड के ऊपर नहीं लगा सकते, ये फार्मूला आप लिक्विड पे नहीं लगा सकते, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है किसके ऊपर? गैसियस स्पीसीज, और वो भी सारी गैसेस के ऊपर नहीं लगा सकते, आइडियली बिहेव्ड गैस के ऊपर लगा सकते हैं। किसके ऊपर लगा सकते हैं? आइडियली बिहेव्ड गैस के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, गुड। तो अब एक एक करके जो है हम लोग, एक और फार्मूला है, चौथा फार्मूला आप मोल्स निकाल सकते हैं। चौथा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का आपको क्या दिया गया है? मोलैरिटी दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया गया है लीटर्स में। अगर ml में दिया गया है तो आप उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लें, तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये 4 फार्मूले हो गए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ये फार्मूला आप किसके लिए यूज करेंगे? ये फार्मूला आप सोल्यूशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? सोल्यूशन के लिए। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स, और आप सबको पता है सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में मिनिमम 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्वेंट, मान लेते हैं A सॉल्वेंट है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए होगा, ठीक है। ये फार्मूला, इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, तो मोलैरिटी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगी? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो आपको जब ये फार्मूला आप सॉल्यूशन के ऊपर लगा रहे होंगे
तो ऐसी सिचुएशन में आपको मोल्स किसके मिलेंगे, सल्यूट के मिलेंगे, ना कि सॉल्वेंट के। ठीक है, तो जब भी ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे किसके, सल्यूट के। क्लियर, ओके। अब देखो बच्चों कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से मोल्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई the given species, given species and write the proper formula of that species। देखो बच्चों अगर आपने इस स्टेप में गड़बड़ी कर दिया, अगर आप इस स्टेप को सही तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, आपने सही तरीके से फॉर्मूला नहीं लिखा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा है फाइंड कहीं पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन स्पीसीज। तो अब इसमें गिवन स्पीसीज क्या है, ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन का कोई फार्मूला नहीं लिखा है एग्जामिनर ने, यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया है। तो बच्चों केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए मैं बीच बीच में आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स देता हूँ। तो देखिए केमिस्ट्री की शुरुआत में पहले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों से बोला था कि केमिस्ट्री की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, चाहे वो साइंस केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, उसको लिखने पढ़ने के लिए हम लोग हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो लैंग्वेज ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ केमिस्ट्री की अपनी एक और लैंग्वेज है जिसको कि हम फार्मूला एंड सिंबल की हेल्प से देखते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर ने फार्मूला ना दे करके आपको ऑक्सीजन लिख दिया। अब जो बच्चा ऑक्सीजन को क्या समझेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होता है O2 जिसका फार्मूला होता है, और ऑक्सीजन एटम होता है जिसका फार्मूला O होता है। इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं और इसको एटम कहते हैं। इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल O2 है। अब आप बताइए बच्चा अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना लॉजिकल है, कंफ्यूज हो सकते हो आप किसी भी स्टेप पे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप इसको मॉलिक्यूल मानोगे या एटम मानोगे। तो ध्यान रखना बच्चों, जब किसी एलिमेंट का नाम सिर्फ लिखा गया हो, ये ना बताया गया हो कि वो मॉलिक्यूल है या एटम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म लेकर के चलेंगे, और ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म O2 होता है, ना कि ये होता है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन में आपने स्पीसीज क्या आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीजन, और उसका सिंबल और फार्मूला क्या आइडेंटिफाई किया, O2। अगर आपने इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में O एटम से कैलकुलेशन कर दिया, O सिंबल से कैलकुलेशन कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और या फिर आप नोट बना करके लिखिए वहां पे, भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप वहां पे लिखिए ये कि मैं इस ऑक्सीजन को ये मान करके कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिबर्टी नहीं होती है, ये लिबर्टी सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकती है।
और जहां तक बात आएगी आंसर की तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी केमिकल फार्मूला आपके सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म मान करके ही जो है उसका फार्मूला बनाएंगे। बात आ गई समझ में। जनरली ऐसा कुछ आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, ना O2 बताया जाएगा ना वो बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है। पहले स्टेप में आपने स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सिंबल आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे स्टेप में फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन स्पीसीज। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कहां से हम ढूंढेंगे, कहां से फाइंड आउट करेंगे इसको। तो आपका आंसर, आपके लिए आंसर है पीरियोडिक टेबल से। 1 मोल उस स्पीसीज का मास आपको निकालना है। तो देखिए ऊपर वाले केस में हम लोगों ने स्पीसीज आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों ने O2 मॉलिक्यूल है, अब दूसरे स्टेप में, ये तो पहले स्टेप का आइडेंटिफिकेशन हुआ, दूसरे स्टेप में हमें चाहिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास, एंड दिस इज इक्वल टू 32 ग्राम्स पर मोल। दिस इज इक्वल टू द 32 ग्राम्स पर मोल। तो हम लोगों ने दूसरा स्टेप भी आइडेंटिफाई कर लिया, पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया। तीसरा स्टेप में, थर्ड स्टेप, अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में फार्मूला अप्लाई करिए, इस केस में फार्मूला अप्लाई करिए। तो कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए गिवन स्पीसीज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द 10 ग्राम। सो यहां पर ग्राम में दिया गया है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बताइए। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फार्मूला। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और एक अच्छी हैबिट होगी बच्चों, अगर आप जिस स्पीसीज में मोल्स निकालने जा रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिख दें तो बहुत ही अच्छा होगा। O2 इज इक्वल टू मास इन ग्राम, तो कितना दिया गया है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोगों ने दूसरे पार्ट में निकाला 32 ग्राम्स पर मोल। तो 32 ग्राम्स पर मोल, ये मोलर मास के बराबर आ गया, ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर मिल गया 10/32 मोल्स। और देखिए बच्चों शुरुआत में ही हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। तो हर कैलकुलेशन के बाद यूनिट मोल्स आनी चाहिए। अगर यूनिट मोल, जैसे आप फिजिक्स में कहीं पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो कोई भी फार्मूला यूज करके, कैसा भी फार्मूला आप यूज करके निकालिए, फाइनली जो है आपको वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड तो आएगी ही आएगी। ऐसे ही अगर आप मोल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला आप यूज करेंगे, चाहे वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करें, चाहे आप नंबर वाला फार्मूला यूज करें, चाहे मास वाला फार्मूला यूज करें, लास्ट में यूनिट मोल्स आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर या कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक बात, फार्मूले में वैल्यू डालने के बाद फाइनली यूनिट मोल्स आनी चाहिए, और देखिए यहां पर आ भी रही है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। गुड, राइट, ओके। सिमिलरली चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in the following. Number 1, 4
4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नंबर 2, 0.6 into 10 to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड 2.24 liters of carbon dioxide at NTP, ठीक है। मान लेते हैं ये 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पीसीज क्या है इसमें, स्पीसीज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, राइट। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल का मास, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना आ गया, 44 ग्राम्स पर मोल, ठीक। तो आपने स्पीसीज आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसके 1 मोल का मास आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक बात। अब क्या करना है, अब आप फार्मूला, पहला केस देखिए, पहले केस में दिया गया है ग्राम, तो ग्राम ऑफ स्पीसीज दिया गया है, तो इसमें हम लोग पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स ग्राम कैंसिल, सो नाउ यू हैव आंसर 0.1 मोल, ठीक बात। आ रही बात समझ में, ठीक है। हम लोग थोड़ा माइक्रोस्कोपिक दुनिया में है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा केस, दूसरे में स्पीसीज दिया गया है नंबर के टर्म में, स्पीसीज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग फार्मूला लगाएंगे, दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये जो होगा दिस इज इक्वल टू N बाई Na। तो n की वैल्यू दी गई है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। क्या यूनिट होती है एवोगैड्रोस कांस्टेंट की, पहले लेक्चर में याद करिए, मैंने आपको बताया होगा एवोगैड्रोस कांस्टेंट की यूनिट क्या, पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल और आपको मिल गया क्या, 0.1 मोल। तो देखिए यहां पर भी यूनिट 0.1 मोल आ रही है। हमेशा इस कैलकुलेशन में हमेशा आपको यूनिट मोल्स मिलनी चाहिए। अब देखिए तीसरा पार्ट, स्पीसीज की जो क्वांटिटी दी गई है वो दी गई है लीटर्स में, और स्पीसीज को हम लोग एक गैसियस स्पीसीज है कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस स्पीसीज, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है आइडियल, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से आइडियल मान लेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने आइडियल अपनी तरफ से मान लिया, तो अब फिर हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 is equal to volume of CO2 at NTP in liters divided by 22.4 liters per mole, ठीक है। तो ये दिया गया है 2.24 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स पर मोल।
तो ये आ गया आंसर 0.1 मोल। तो अगर आप देखें ध्यान से तो क्या मिल रहा है, तीनों में हमें 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो देखा जाए तो 0.1 मोल CO2, 0.1 मोल CO2, इसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, जैसे दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4.4 ग्राम ऑफ CO2। इसको आप लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं 2.24 लीटर CO2 एट NTP। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोल्स जो है वो एक ऐसी सेंट्रल यूनिट बन करके हम लोगों को मिल रही है जिससे कि हम नंबर्स को ग्राम में, नंबर्स को लीटर में, लीटर को नंबर में, लीटर को ग्राम में आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सी दिस इज आई मीन सो यूजफुल यूनिट, सो यूजफुल यूनिट कि हम लोग मोल्स के थ्रू, आपके पास और कोई तरीका नहीं था फिजिक्स में कि जिससे आप ग्राम को क्या कर लें, नंबर में कन्वर्ट कर लें, ग्राम को नंबर में या नंबर को ग्राम में। इट इज ओनली मोल्स। तो जब कभी भी चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी भी कैलकुलेशन में कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसमें ग्राम और नंबर की बात हो रही होगी, तो आप समझ लेना कि वहां पे किसका यूज होना है, मोल्स का पक्का यूज होना ही होना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में मोल्स के कैलकुलेशन के डिफरेंट फार्मूले दिए। अब आप इनकी हेल्प से मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ एटम्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे।